हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने वाली है Q&A वीडियो। और जैसे कि मैंने पोस्ट डाला था, तो ये वीडियो लेट इसलिए आया है क्योंकि जब मैंने पोस्ट डाला था मैंने रात में डाला था। कुछ क्वेश्चंस इकट्ठे भी हुए थे नेक्स्ट डे, लेकिन मैंने देखा बहुत कम क्वेश्चंस थे और ज़्यादातर क्वेश्चंस एक टॉपिक को लेके थे। तो मैंने सोचा थोड़े से और क्वेश्चंस आने देते हैं। जब Q&A करने जा रहे हैं तो वैरायटी के क्वेश्चंस होने चाहिए, है ना। इसलिए मैं लेट डाल रही हूँ ये वीडियो। एंड येस, मैं इतनी सफाई इसलिए दे रही हूँ क्योंकि एक कमेंट आया हुआ था, आई थिंक उनका नाम है स्टडी विद श्रद्धा। तो उन्होंने इस तरह से बोला हुआ था, देखा कोई Q&A वीडियो नहीं आया क्योंकि आंसर नहीं देने वाले हैं, कुछ इस तरह का था। मतलब थोड़ा निगेटिव वे में था, ऐसे लग रहा था फ्रस्ट्रेटेड है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा सफाई उतार रही थी। वैसे बात यही है। और मतलब कुछ इस टाइप की लग रही थी मुझे। जब हम छोटे थे ना, मैं और मेरा छोटा भाई कुछ इस तरह की बातें करते थे, अपुन तुपुन इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते थे हंसी मजाक में। तो ऐसे लोगों को हम लोग बोलते थे खुंदस खाइली। सीरियसली, तो उनका कमेंट पढ़ के मेरे मुंह से ये निकला, कोई खुंदस खाइली है कि जो इस तरह के कमेंट कर रही है। बट एनीवेज, लेकिन हाँ, आपने कमेंट किया ठीक है, लेकिन मैं ये कहूँगी इतनी निगेटिविटी अपने अंदर मत रखो। मेरा तो कुछ नहीं जाता, लेकिन आपके साथ जो लोग रहते हैं आई थिंक वो बहुत अफेक्ट होते होंगे कि आपकी नेगेटिविटी से। थोड़ा सा पॉजिटिव रहो यार, ठीक है। तो चलिए हम अपना Q&A वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ क्योंकि उसके बारे में भी पूछा गया है। मेरा पूरा नाम मोनिका शर्मा है, मेरे हस्बैंड का नाम कमल शर्मा है, और मैंने मास्टर्स किया है फिजियोथेरेपी में, ऑर्थोपेडिक्स फील्ड में, ठीक है। तो अब हम अपने क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं अलग से। बहुत सारे क्वेश्चंस थे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो सेम टॉपिक पे थे, तो मैंने उसमें से कुछ सिलेक्ट किए हैं, इसलिए मुझे अलग से नोट करने पड़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आई ओनली वॉन्ट्स टू नो आप कैसी हो एंड योर फैमिली। तो मैं अच्छी हूँ, मेरी फैमिली भी बहुत अच्छी है, एंड आप लोगों को भी हिदायत दूंगी कि आप लोग भी, जैसे कोरोना का टाइम है तो अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं हो। आप लोगों ने इतना पूछा है मुझसे इंस्टाग्राम पे आओ ये करो। तो सच में मैंने कल ही अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे मैं आई हूँ। मैंने फेसबुक से कनेक्ट किया है, बट हाँ, उस पर भी मैंने कोई पोस्ट वगैरह नहीं डाला है। जल्दी है आपसे अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी शेयर करूँगी, ठीक है। कोई रीज़न नहीं था, मतलब पता है क्या है, मैं सोशल प्लेटफॉर्म पे इतना एक्टिव नहीं रहती हूँ। मैं यूट्यूब भी कर रही हूँ, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैंने कहा यार, एक चीज़ में फंस चुकी हूँ, फिर इंस्टाग्राम की भी आदत लग जाएगी कहीं। मतलब थोड़ा बहुत फेसबुक भी चला लेती हूँ, तो मैंने कहा ये सब चीज़ें रहने देती हूँ, मैं ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती ऐसी चीज़ों में। तो बस इसलिए, अदरवाइज ऐसा कोई रीज़न नहीं था कि क्यों नहीं हूँ इंस्टा पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था बायोलॉजी। हेटेड सब्जेक्ट क्या है, सोशल साइंस। सोशल साइंस में भी ज्योग्राफी था ना। हेटेड सब्जेक्ट तो मैं नहीं कहूँगी, बट हाँ, मैं उसमें वीक थी, मैं थोड़ा सा कम उसको समझ पाती थी, ज्योग्राफी को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने देवर देवरानी के यहाँ क्यों नहीं जाते हो, कब जाओगे। तो यार, आप में से कुछ लोग, पता नहीं, जो मेरी सिस्टर है, बड़ी सिस्टर, उनका भी व्लॉग का चैनल है, और कल उन्होंने अपना होम टूर डाला था, तो मैंने उसमें कमेंट भी किया। मैंने उनका घर पहली बार उनके व्लॉग में देखा है। उनकी शादी को अराउंड 13-14 साल हो चुके हैं, और मैं अभी तक उनके घर भी नहीं गई हूँ, ठीक है। वो मेरी रियल सिस्टर हैं। तो ऐसे हो जाता है कई बार, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, आपकी डेस्टिनी में होता है कहीं का जाना, कहीं का खाना पीना खाना, तो कुछ ऐसा ही है। तो जैसे देखो, वो मेरी रियल सिस्टर है, उनके यहाँ भी आज तक नहीं गई, उनका घर भी मैंने उनके व्लॉग में देखा है। तो ऐसे ही यार, मेरा मुंबई कभी जाना ही नहीं हो पाया है। ऐसा नहीं है कि क्यों नहीं जाते हो, कैसा है, कभी हुआ ही नहीं जाना। पता नहीं क्यों, कब होगा, जब जाऊँगी तो ऑब्वियसली आपके साथ व्लॉग्स बना रहे हैं, शेयर करेंगे, ठीक है। बट इसके पीछे कोई ऐसा रीज़न नहीं है क्यों नहीं गए, ठीक है। और वैसे भी मैं बहुत कम जगह घूमी हूँ, अभी आपको क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें पता चल जाएगा। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है, आपके ससुर जी की जॉब या बिजनेस क्या था। तो मेरे ससुर जी इंडियन ऑयल में काम करते थे, और पोस्ट एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, बस हमें इतना पता था उनकी एक अच्छी सैलरी थी। अबव 1 लाख उनकी सैलरी रही है पापा जी की। और पोस्ट सच में मुझे नहीं पता, मैंने कभी डिस्कस ही नहीं किया। मैंने कहा होगा, काम होगा भाई इंडियन ऑयल में, क्योंकि ज़्यादा तो जानकारी मुझे भी नहीं थी, तो ऐसे कुछ नहीं पता है। बट हाँ, अगर आप कमेंट करेंगे, पूछेंगे, तो मैं स्पेशली मैं पूछ के मैं बता दूंगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका ड्रीम डेस्टिनेशन कहाँ घूमना है, कहाँ जाना पसंद करोगे, फैमिली ट्रिप या अपने हबी के साथ।
तो मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन सच कहूँ कुछ भी नहीं है। मैंने इंडिया की ही बहुत सारी जगह नहीं देखी हैं, बाहर का तो मैं सोचती भी नहीं हूँ। तो कहीं भी घूमने जाते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा, और मुझे फैमिली के साथ घूमना ज़्यादा पसंद है। ये चीज़ तो है, मेरे हस्बैंड भी कहते हैं तुम पहली वाइफ ऐसी होगी जो ये बोलते हैं कि फैमिली के साथ चलो, क्योंकि आप पता है शुरू से जॉइंट फैमिली में रहे हैं। जब तक शोर गुल हल्ला गुल्ला सा नहीं मचता ना, मतलब कुछ अच्छी सी फीलिंग नहीं आती है सीरियसली। तो अगर मैं कहीं घूमने जाना पसंद करूंगी ना, तो अपनी फैमिली के साथ घूमने जाना पसंद करूंगी। वो बात अलग है सिचुएशंस अगर कुछ कैसी होगी, किस तरह से जाना पड़े, लेकिन हाँ, मेरी जो प्रेफरेंस रहती है वो फैमिली के साथ रहती है। अभी हमने कुछ टाइम पहले वैष्णो देवी जी के लिए हमने सोचा था कि हम जाएंगे, प्लान करेंगे। तो सबसे पहले तो जो मम्मी जी ने ही मना कर दिया था, कह रही थी कि नहीं वो अब इस स्टेज में नहीं है कि भाई वो वहाँ पे यात्रा वात्रा करे, उन्होंने मना कर दिया था। धीरे धीरे करके फिर मतलब सबका कैंसिल हो गया था। फिर कोरोना का टाइम वगैरह चल गया तो बना नहीं था। लेकिन हाँ, ऐसे रहता है, चाहे आप किसी यात्रा पे जा रहे हो, चाहे आप कहीं घूमने भी जा रहे हो, कि फैमिली मेम्बर्स हों साथ में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप अपनी हॉस्पिटल की जॉब को मिस करते हो? यार ये कैसी बात कर रहे हो आप, तो दुखती रग पे हाथ रख रहे हो। ऑब्वियसली मुझे बहुत अच्छा लगता था टाइम अपने मतलब हॉस्पिटल में काम करना, लेकिन अभी कुछ ऐसा हो गया है कि मैं नहीं हूँ, बट यस याद तो करती हूँ मैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी हॉस्पिटल से अर्निंग क्या थी? मेरी जो लास्ट वाली जॉब से सैलरी थी वो थी मेरी 26,000। एंड उसके बाद है आपकी यूट्यूब की अर्निंग क्या है? मेरी यूट्यूब की अर्निंग अराउंड 15,000 से 20,000 के बीच में रहती है। और यार देखो अभी तो ना व्यूज़ थोड़ा सा और डाउन चले गए हैं मेरे, तो ये पता है व्यूज़ पे डिपेंड करता है कि आपके व्यूज़ कैसे आ रहे हैं। हाँ, एक एवरेज में दे देती हूँ, 15 से 20,000 का रहा है मेरा भी, ठीक है। और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो ये जो मेरी अर्निंग है ये ऊपर बढ़ेगी। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो ये डाउन हो जाएगी, ठीक है। 15 से 20,000 है मेरी यूट्यूब की अर्निंग, और दोनों चैनल के मिला के है ये, ठीक है। और ये बिल्कुल रियल है, ठीक है। जो बहुत से लोग बोलते हैं ना कि पता नहीं यूट्यूबर्स कितना कमाते हैं, ये वो, मुझे नहीं पता औरों का कौन कितना कमा रहा है, लेकिन मेरी तो यही अर्निंग है। एंड इसके बाद है आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है? मेरे फेवरेट यूट्यूबर फ्लाइंग बीस्ट हैं, ठीक है। मुझे फैमिली अच्छी लगती है, जो सर हैं गौरव तनेजा वो भी अच्छे लगते हैं, उनकी वाइफ भी, और जो छोटी बच्ची है, मतलब पूरी फैमिली प्यारी है। एंड यस एक और एडिशन हो गया है इसमें, और वो है पता है क्या, मैं रेगुलर तो देखो लग के किसी को भी नहीं देखती हूँ, लेकिन हाँ जैसे किसी का थंबनेल अट्रैक्टिव लगता है, किसी की कोई बात अट्रैक्टिव लगती है तो मैं वीडियो ओपन कर लेती हूँ। तो काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं कि जिनको मैं देख लेती हूँ, मुझे देखना अच्छा लगता है, लेकिन रेगुलर नहीं हो पाती हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही एक चैनल है दैट ग्लैम गर्ल, तो उसमें जो उनके फादर इन लॉ हैं वो अंकल जी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सीरियसली। उनको अगर मैं थंबनेल में देखती हूँ, मैं वीडियो ज़रूर देखती हूँ, और उन अंकल जी को पता है क्या, स्क्रीन पे देख के ही मुझे इतनी पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। वाकई में ऐसे लगता है कि उनके आसपास के जो लोग होंगे वो उन्हें कितना खुश रखते होंगे। बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं अंकल जी से, मेरे फेवरेट बन गए हैं वो यूट्यूब पे। मतलब एक तरह से वीडियोज़ में आते हैं तो वो भी एक यूट्यूबर ही हैं। मतलब अंकल जी भी बहुत अच्छे हैं। एडिशन हो गया है, जो हमारे सर फ्लाइंग बीस्ट है ना, उनके साथ एडिशन हो गया अंकल जी का भी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्किन केयर रूटीन क्या है? तो यार देखो मैं कोई पर्टिकुलर स्किन केयर रूटीन नहीं फॉलो करती हूँ, मतलब मैं थोड़ा सा इन चीज़ों में आलसी सी हूँ। लेकिन हाँ, जो चीज़ें मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करती हूँ वो चीज़ क्या है, एक तो मैं रात को अगर मैंने मेकअप किया है तो मैं उसको रिमूव करके सोती हूँ, और रिमूव करने के बाद मैं आलमंड ऑयल लगाती हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये हो जाती है, जैसे कि अगर मैं किचन में कुछ सब्जी कट कर रही हूँ, चाहे पोटैटो कर रही हूँ, चाहे टमाटो है, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जैसे आपका कुकुम्बर हो जाता है, मुँह से ये चीज़ें जैसे कट करती हूँ तो स्लाइस रख लेती हूँ कि भाई अपनी फेस पे रब कर लूँगी इनको, ठीक है। तो ये दो चीज़ें तो मैं मोस्टली करती हूँ। हाँ, ये है कभी हफ्ते में फेस पैक किसी चीज़ का लगा लिया। जो फेस पैक है वो भी मेरे चेंज होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कोई एक पर्टिकुलर फेस पैक है। तो इस तरह का रूटीन है। दो चीज़ें चेंज नहीं होती, एक तो रात को आलमंड ऑयल लगाना, मेकअप रिमूव करना, और हाँ जो हमारे किचन की वेजिटेबल्स हैं उनको अपने फेस पर लगाना, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं मैं करती हूँ। इसके बाद नेक्स्ट है कि क्या आपको लगता है कि आपके हस्बैंड अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन आपके प्रोफेशन को स्टार्ट नहीं कर रहे हैं? तो नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि देखो आपको ऑन स्क्रीन जितना दिखता है, ये कुछ बातों में ऐसे होते हैं मुझे सपोर्ट नहीं करते, कुछ बातों में आपको ऑन स्क्रीन लगता है, आप कमेंट्स भी करते हैं, लेकिन मुझे पता है रियल लाइफ में कैसे हैं। तो अभी तो पता है क्या, देखो यार अगर एक बात करूँ, मैं एक जनरल में बात करूँ जो हमारी फैमिली की सिचुएशन है, तो मेरे और मेरे अपने हस्बैंड की सैलरी को मैं कंपेयर करूँ ना, तो उनकी अर्निंग ज़्यादा है, काफ़ी अच्छा अर्न करते हैं। मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। तो अभी ये सिचुएशन है कि पहले उनका काम सेट होने देते हैं, ठीक है।
तो उनका काम सेट हो जाएगा तो उन्होंने मेरे लिए भी सोचा हुआ है। देखो कोशिश रहेगी, न्यू ईयर आएगा या कभी तक भी है इस चीज़ में कोशिश कि वो मेरा भी स्टार्ट करेंगे। इतनी समझदार मैं भी हूँ कि भाई हाँ, पहले आप सेट हो जाओ, आप दोबारा से स्टार्ट करो, एक नई स्टार्टिंग है, आप पहले अपना सेट करो, क्योंकि आप ही की ओर से काफ़ी कुछ होने वाला है फैमिली में, है ना। तो मेरी अर्निंग तो कहीं भी नहीं लगती है, मैं वैसे ही कह दूँ। तो पहले आप स्टार्ट कर लो, फिर आपको थोड़ा सा टाइम हो जाएगा, फिर वो मेरा भी स्टार्ट कराएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो क्यों कर रहे हैं, मैं उनके काम के लिए बहुत खुश हूँ। पता है क्या, जब आपको पता चलता है ना कि किसी के सपने पूरे होते हैं तो मन में बहुत खुशी सी होती है। मेरे साथ होती है ये चीज़, अगर कोई बोल देते हैं मेरा सपना था और ये पूरा हो गया, तो अच्छा सा लगता है कि यार चलो सपने पूरे होते हैं, क्योंकि हमारा भी कोई सपना हो पूरा हो तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो सेम चीज़ है जो मेरे हस्बैंड थे ना, क्योंकि अब वो जो जिम स्टार्ट करने वाले हैं ना, जैसा वो कभी सोचते थे कि मैं इस तरह से करूँगा, वो करूँगा, तो बहुत सारे एडिशंस कर रहे हैं और वो बहुत एक्साइटेड हैं। तो मुझे तो उन्हें देख के खुशी मिलती है। एंड ऐसा कुछ नहीं, मेरे बारे में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन जब फिक्स हो जाएगा मैं तभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप लोगों में एक के ज़्यादा सक्सेस होने पर दूसरे को बुरा लगता है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, बिल्कुल भी नहीं। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है। मोस्टली केसेस में ऐसे होता है कि हस्बैंड लोग सपोर्ट नहीं करते, वो थोड़ा सा हो जाते हैं कि अच्छा वाइफ इतना कमाने लगी है ये वो। या तो यार देखो, ये मान लो मैंने अपने हस्बैंड से कभी इतना ज़्यादा कमाया ही नहीं है, मेरे हस्बैंड की अच्छी अर्निंग रही है। और कमाने की भी देखी जाए, मुझे अपने हस्बैंड का नेचर इस तरह का नहीं लगता। वो खुश होते हैं, मैं उनकी खुशी में खुश होती हूँ, वो मेरी खुशी में खुश होते हैं, अच्छे हैं बहुत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट मेमोरी विद योर हस्बैंड। तो अपने हस्बैंड के बारे में कहना चाहूँगी। पता है क्या यार, देखो जब आपकी फैमिली में आपके मम्मी पापा होते हैं, भाई बहन होते हैं, तो वो तो आपको करते ही हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं कि भाई आप उनकी बहन हो, बेटी हो, आपको बहुत प्यार करते हैं। लेकिन एक चीज़ होती है, उस फैमिली के अलावा कौन आपको सबसे ज़्यादा चाहता है वो तब पता चलता है जब आपकी शादी होती है। क्या आपका हस्बैंड आपको ऐसा मिला है? तो टच वुड, मुझे मेरा हस्बैंड ऐसे ही मिले हैं। सच में मुझे मतलब मेरी बहुत केयर करते हैं। और हाँ, एक दो चीज़ों में ऐसे हैं, थोड़े स्ट्रिक्ट हैं वो, लेकिन देखो वो तो सभी का नेचर होता है, ऐसा नहीं है। मेरी हाँ में हाँ ही रखते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, केयर करते हैं। और आपको पता है, मेरे मुँह से बस एक चीज़ ही निकलते, जैसे जो मेरा फ्रेंड सर्कल था, सबसे पहले मेरी शादी हुई थी, जब भी किसी की शादी होती थी ना, मेरे मुँह से यही ब्लेसिंग्स निकलते थे कि यार हस्बैंड तो ऐसा हो जैसे मुझे हस्बैंड मिले। पता नहीं मुझ पे भगवान की सच में कौन सी कृपा हुई है। सीरियसली इसके लिए तो मैं उनके हाथ जोड़ती हूँ कि मुझे ऐसा हस्बैंड मिला है, बहुत प्यार करने वाला, जैसे मेरी फैमिली मुझे करती थी ना, बिल्कुल ऐसे ही मिला है। उनके साथ बिताया हुआ हर वक्त ही अच्छा रहता है। ऐसा कोई स्पेशल चीज़ सच कहूँगी, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ भाई वो टाइम मुझे याद है, ऐसा कुछ नहीं है। सारे ही टाइम बहुत अच्छे रहे हैं। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शादी के टाइम का एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो शादी के टाइम का एक्सपीरियंस सच कहूँ, बहुत सारी डिफरेंट सी फीलिंग्स आते हैं बहुत सारी लड़कियों को। मेरे साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि देखो इस फैमिली को हम पहले से जानते थे, और इस फैमिली में जैसे पहले से ही मेरी कज़िन सिस्टर भी हैं। तो जैसे होता है ना, जब लड़की की शादी होने वाली होती है कि दूसरी फैमिली में मैं जाऊँगी, मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, लोग कैसे होंगे, तो वो सारी फीलिंग्स मेरे दिमाग में नहीं आई थी, क्योंकि मैं तो कहीं ना कहीं ये थी, फ्री थी कि भाई जिस फैमिली में मैं शादी करके जाने वाली हूँ, उस फैमिली के लोगों के बारे में बहुत सुना था, बहुत अच्छे हैं। और वहाँ पे मेरी कज़िन सिस्टर भी पहले से है, और जो मेरे हस्बैंड है उनसे पहले ही फ़ोन पे बातें शुरू हो गई थी, तो उनका भी पता चल गया था कि भाई अभी तो सभी लोग अच्छे हैं। तो कुछ और तो मतलब, और हाँ, जब आप एक अलग अनजान फैमिली में जाते हो ना, तब आपके अंदर इस तरह की चीज़ें होती हैं, पता नहीं कौन कैसे लोग होंगे। यहाँ सभी लोग पहले से जाने पहचाने थे, ऐसी कुछ डिफरेंट फीलिंग नहीं थी, सच कहूँ तो सब कुछ मतलब ऐसे लग रहा था अपनी एक फैमिली से बस दूसरी फैमिली में जा रही हूँ, उस टाइम पे यही फीलिंग थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी आप दिल्ली में कहाँ रहती हो? तो प्लीज़ यार सो सॉरी, इसका आंसर मैं नहीं देने वाली हूँ। इसका मैं रीज़न आपको बता देती हूँ कि मैं कहाँ रहती हूँ। क्योंकि यार पता है क्या, स्टार्टिंग में मुझे इतना मतलब मुझे ये नहीं था आइडिया कि मुझे क्या चीज़ दिखानी चाहिए क्या नहीं। मैंने जैसे व्लॉगिंग शुरू की, मैंने ये भी बता दिया था, मैं एक बस स्टैंड है वहाँ के पास में हॉस्पिटल पड़ जाता है, और यहाँ का ये सबसे फेमस हॉस्पिटल है, वहाँ काम करती हूँ। उस हॉस्पिटल से थोड़ी ही दूर, मेरे थोड़ी दूर भी नहीं, 5 मिनट का रास्ता भी नहीं लगता, 2 मिनट का रास्ता आई थिंक, वहीं मेरे बच्चे का स्कूल भी आ जाता है। तो ऐसी चीज़ें मैंने पहले ही शेयर कर दी थी। और फिर आपको पता है, मैं एक ऐसी जगह पर रहती हूँ, अगर मैं उस एरिया का नाम आपको बता देती हूँ ना, तो कोई भी पर्सन इजीली रूल आउट कर लेगा कि हम कहाँ, मतलब कहाँ रहते होंगे सीरियसली।
ठीक है। तो मैं ये नहीं चाहती अपना जो बच्चा है उसकी सेफ्टी के पर्पज़ से भी, अब देखो हॉस्पिटल तो मैंने छोड़ दिया है, और जैसे जो मेरा बच्चा है वो तो उसी स्कूल में जाता है, तो आई थिंक मैंने सेफ्टी पर्पज़ के उसे भी मैं लीक नहीं करना चाहती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, मैं एरिया बता दूंगा तो आप आसानी से लोकेट कर लोगे मुझे, क्योंकि मैंने अपने आसपास की गलियाँ भी दिखाई हुई, मार्केट भी दिखाई हुई है, आप बहुत आसानी से मुझे सर्च कर लोगे। तो जो लोग अच्छे लोग हैं, जो मेरे अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, तो यार देखो उनसे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी सब्सक्राइबर्स होते हैं, वो सब्सक्राइबर नहीं होते, वो कभी कभी वीडियो देखने आ जाते हैं, जो पसंद नहीं करते, सीरियसली कमेंट्स, हेट कमेंट्स भी आते हैं। तो ऐसा लगता है कि यार मैं ना तो गाड़ियों में घूमती हूँ, मैं ऑटो से बहुत ट्रैवल करती हूँ, मेरे को स्कूटी चलाना भी नहीं आता, ऑटो रिक्शा ही मेरी सवारियाँ हैं, मुझे कहीं जाना होता है। तो ऐसा बंदा जिसके पास कोई अपनी सेफ्टी नहीं है, अकेले ऐसे कर रहा है ट्रैवल, और आप बिल्कुल पब्लिकली ऐसे बता दो भाई मैं इस जगह पर रहती हूँ, तो जो इंसान आपको हार्म पहुँचाना चाहता है वो इजीली मुझे सर्च कर लेगा, और मैं वो चीज़ नहीं चाहती। सच को मुझे सेफ्टी पर्पज़ के अकॉर्डिंग मैं अपने एरिया को लोकेट नहीं करना चाहती कि मैं इस एरिया में रहती हूँ। तो आई थिंक आप इस चीज़ को समझोगे, ठीक है। मैं तो यार यही कोशिश रहेगी कि मैं इसको कभी भी रिवील ना करूँ। आप लोगों को ऑटोमेटिकली, कुछ लोगों को पता भी है, लेकिन मैं तो अपने मुंह से कभी नहीं बताऊंगी कि जिन लोगों को नहीं पता चला, अच्छी बात है नहीं पता चला, क्योंकि ऐसे लोग जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वो कभी कभी वीडियो पे आ जाते हैं, मैं नहीं मतलब शेयर करना चाहती। कोई आसपास का ही बंदा निकला तो आप समझ सकते हैं ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कभी अपने देवर देवरानी के बारे में बात नहीं करते हो, ऐसा क्यों? तो यार देखो, जिन लोगों को पता है उनको ये भी पता होगा कि उनका चैनल, मतलब मैं तो जूनियर हूँ काफ़ी, तो उनका चैनल काफ़ी बड़ा है। अगर वो मेरे चैनल का नाम लेते हैं, मेरे बारे में बोलते हैं, तो आप लोग उन्हें कुछ नहीं कहोगे, आप लोग समझोगे कि भाई चलो अच्छी बात है ऐसे बोला। लेकिन अगर मैं उनके बारे में बात करने लगूँ ना, मैं एक दिन करूँगी, फिर एक दिन छोड़ के फिर करूँगी, तो पता है आप ही लोग फिर ये भी कहोगे कि इसको तो और कुछ काम नहीं है, बस उनको लेके बैठ जाती है और उनके सहारे से अपना चैनल चलाना चाहती है, उनके नाम पे अपने व्यूज़ लेना चाहती है। आप ही लोग फिर इस तरह की बातें भी करोगे, क्योंकि ये चीज़ ना मैंने और यूट्यूबर्स के साथ होते हुए देखी है। जब मेरा चैनल बहुत ही छोटा था ना, जब 10-15 या 50-100 व्यूज़ आते थे, तो मैंने देखा था कि एक यूट्यूबर हैं, उन्होंने अपनी भाभी के चैनल के बारे में बताया था। तो माय गॉड, वाकई में लोगों ने कितना बड़ा इशू बना दिया था कि इनके सहारे से ही चैनल चल रहा है तुम्हारा, तो तुम खुद करते ही क्या हो। इतने हेट कमेंट्स, मतलब अच्छा नहीं लगता था देख के। इस तरह से आप लोग टारगेट कर रहे थे, ठीक है। तो वो लोग नाम ले रहे थे तो आपको प्रॉब्लम थी, मैं नाम नहीं लेती हूँ तो भी आपको प्रॉब्लम है। तो बस यही चीज़ है यार कि अगर मैं नाम लूँगी ना अपने व्लॉग्स में, मैं कहूँगी बार बार, तो फिर आप ही लोग ना फिर यही बोलोगे कि, मतलब आई थिंक आप ही लोग फिर ये कमेंट करके जाओगे भाई अपना भी कुछ डाल लो कंटेंट, दूसरे के ऊपर मत चलाओ चैनल। आई थिंक ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो मैं वो चीज़ नहीं चाहती। एंड ऐसे एक और चीज़, मैं अगर बात नहीं करती तो इसका मतलब यार आप मतलब नेगेटिव वे में क्यों निकाल रहे हो। मेरी सिस्टर का चैनल है, मैंने एक बार आपको बताया होगा शायद, फिर मैं उनकी वीडियोस पोस्ट पे डाल देती हूँ, लेकिन हाँ मैं उनके बारे में भी स्पेशली नहीं बोलती कि भाई उनका ये चैनल है, आप ऐसे करो वो करो, या कुछ जिक्र करती हूँ, मैं नहीं करती हूँ। तो मतलब ऐसा ही है, आप मतलब देवर देवरानी के ऊपर क्यों लेके जा रहे हैं बात को। मैं तो अपनी सिस्टर का भी जिक्र नहीं करती हूँ इतना, है ना। और देखो जो मेरी सिस्टर का चैनल है वो भी न्यू है, तो उनका मैं पोस्ट पे लगा देती हूँ। देवर देवरानी का ऑलरेडी इतना इस्टेब्लिश चैनल है, तो मैं उनका क्या पोस्ट पे लगाऊंगी, है ना। तो आई थिंक आप इस चीज़ को समझ सकते हो। और जो आपके बाकी के रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनके भी आंसर मैं दूंगी, ठीक है। एक एक करके आ रही हूँ मैं आपके क्वेश्चन पे, और सच में आपके क्वेश्चन बहुत सारे थे, ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने कभी वेस्टर्न ड्रेस ट्राई नहीं किया? तो मैंने एक ड्रेस लिया था, मतलब शादी के टाइम पे, और जब हम हनीमून पे गए थे तभी पहना था, फिर उसके बाद नहीं पहना सीरियसली। लेकिन हाँ मेरा मन है कि मैं मतलब फिर से अपने आप को थोड़ा सा चेंज करूँ। एक तो मतलब मैं फैमिली से मैं थोड़ा सा इन्वॉल्व हो गई हूँ, कभी मतलब ये इसमें करूँगी ट्राई। आप लोगों को थोड़ा सा वही है, मुझे भी पता है कि आप एक ही लुक में देख के बोर हो जाते हैं। कोशिश करूँगी, एक पहले तो खरीदूंगी वेस्टर्न ड्रेस, फिर उसको मतलब दिखाऊंगी अपना लुक भी, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, अभी नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी जेठानी क्यों नहीं आती हैं व्लॉग्स में? तो यार देखो, जो मेरी जेठानी है वो कंफर्टेबल नहीं है कैमरा के आगे, लेकिन हाँ वो मतलब कोई फेस्टिवल है तो उसमें रिकॉर्ड करने के लिए कभी मना नहीं करती हैं, कहती हैं कि फेस्टिवल में जैसे सबके साथ दिख गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ अलग से उन पर कैमरा फोकस करना, उनसे कुछ पूछना, तो वो उस चीज़ को थोड़ा सा मना करती हैं। और यार देखो, मैं अपने व्लॉग्स के लिए किसी को ऐसे बोलूँ कि भाई नहीं, अगर वो कंफर्टेबल नहीं है ना, ऑब्वियसली देखो हम कहते तो हैं, मैंने कहा नहीं दीदी, क्योंकि जो मेरी कज़िन सिस्टर है, जो मेरी जेठानी बहुत हंसमुख है, मैंने कहा दीदी आपको पसंद करते हैं लोग,
तो आप अच्छे लगोगे, ऐसा मतलब ज़्यादा मत सोचो। लेकिन फिर वही है यार, हम ज़्यादा, मैं फोर्स नहीं करती हूँ, ठीक है। तो वही है, जिस इंसान को जैसे अच्छा लगता है मैं वैसे ही रखती हूँ, मैं ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ। और वैसे भी कैमरे के सामने नहीं आती तो कोई बात नहीं, कैमरे के पीछे से फुली सपोर्ट है, मेरे लिए इतना ही बहुत है कैमरे पे। और अभी फेस्टिवल्स आएंगे तो आपको वो दिखेंगे भी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मम्मी जी पापा जी की सक्सेस स्टोरी शेयर कीजिए। तो यार ये तो ना सच में आपने मुझे एक टॉपिक दे दिया, तो इसका तो एक अलग से वीडियो ही जाएगा। मैं उनकी सक्सेस स्टोरी मतलब छोटी सी लाइनों में कैसे डिफाइन करूँ, वो तो उन्हीं से पूछा जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करूँगी एक अलग से वीडियो बनाने का। इसके बाद नेक्स्ट है, जॉइंट फैमिली के फ़ायदे क्या हैं। तो पहली बात तो ये कहना चाहूँगी, अगर आप फैमिली में फ़ायदे और नुकसान देख के रहते हो तो वो चीज़ गलत है। चाहे आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हो, चाहे आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, मेरे हिसाब से फ़ायदे नहीं देखने चाहिए। फ़ायदे तो देखने ही नहीं चाहिए यार। अपनी फैमिली में भी आप फ़ायदे देखोगे, फ़ायदे नुकसान की बात हम बाहर वालों से करते हैं, अपनी फैमिली से नहीं करते हैं। ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखना। अपने फैमिली मेम्बर्स से आप कभी फ़ायदे नुकसान की बात मत सोचो, फिर वो फैमिली किस बात की रही। फिर अपनों में और दूसरों में क्या फ़र्क रह गया। जो दूसरे होते हैं वो फ़ायदा देखते हैं कि हमें इस इंसान से कुछ फ़ायदा है तो हम इसके साथ लिपटे रहते हैं, और अगर हमें इससे अगर अब हमें इससे फ़ायदा नहीं है तो चलो अब हम इसको अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं। तो ऐसे लोग बाहर वाले काम करते हैं, फैमिली वाले इस तरह से बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो फ़ायदे तो मैं तो यही कहूँगी, फ़ायदे और नुकसान फैमिली में देखने ही नहीं चाहिए। और फिर भी अगर ओवरऑल वैसे अगर ये क्वेश्चन दूसरे वे में है कि एक मतलब जनरल सा आइडिया लेना चाहते हैं, तो जॉइंट फैमिली में देखो यार, आपको इमोशनल सपोर्ट मिलता है और इकोनॉमिकल सपोर्ट भी मिलता है। ये चीज़ें तो होती हैं, मतलब सपोर्ट काफ़ी मिलता है आपको जॉइंट फैमिली में। आप अकेले नहीं रहते हैं, चाहे आप सुख की घड़ी में है, दुख की घड़ी में है, कैसा भी आपके साथ टाइम चल रहा है, आपकी फैमिली वाले आपके साथ खड़े होते हैं। तो जॉइंट फैमिली कुछ इस तरह की हो जाती है, ठीक है। लेकिन फिर से कहूँगी, फ़ायदे नुकसान मेरे हिसाब से नहीं देखने चाहिए, आप कैसे भी फैमिली में हो, चाहे आप न्यूक्लियर में हो चाहे जॉइंट में। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में गरीबी से नीचे रह रहे लड़कियों की शादी कम एज में होने के कारण उन्हें मेंटली फिजिकली प्रॉब्लम्स होती हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे अवेयरनेस पहुंचाना चाहोगे। तो ऐसी चीज़ तो है यार, अगर किसी लड़की की आप शादी कर रहे हो ना, तो वो फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होनी चाहिए। वैसे तो देखो, अब जो लड़कियां हैं वो इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग हो रही हैं, वो अपने पैरों पे खड़ी हो रही हैं। लेकिन बहुत सी हैं, अगर वो मतलब कम एजुकेटेड भी हो जाती हैं, बहुत सी नहीं अपने पैरों पे खड़ी हैं, वो इस तरफ ध्यान नहीं देती हैं। तो कम से कम फिजिकली और मेंटली तो स्ट्रांग होना ही चाहिए। एज का देखो ये होता है, जब तक आप फिजिकली मैच्योर नहीं हो, आपको अपने शरीर के बारे में नहीं पता है कौन सी चीज़ क्या होती है, और आपकी शादी हो जाती है उस टाइम पर, तो पता है आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। आपको सही गलती नहीं पता होता। कितने क्वेश्चंस मेरी हेल्थ वीडियोस पे आते हैं कि मतलब बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, उन लोगों को पता नहीं होते। तो क्योंकि इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करते, तो मेरे हिसाब से तो फिजिकली भी जब तक लड़की मैच्योर नहीं हो जाती, अब तक आप जो पेरेंट्स हैं, आजकल तो सेक्स एजुकेशन के बारे में बहुत बात होती है, तो पेरेंट्स में देखो, जो मम्मी हैं वो तो अपनी बेटियों से एटलीस्ट शेयर कर ही सकती हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि भाई मेरे को खुद हिदायत दे जाते हैं, अच्छा तुम अपने पापा से ऐसे बात करती हैं क्या। तो यार कम से कम अपनी जो मम्मी है उनके साथ आप कंफर्टेबल हो ही सकते हो। तो जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चे को जो फिजिक के बारे में नॉलेज देनी चाहिए वो भी पूरा देनी चाहिए, तभी उसको शादी की तरफ ले जाएं। क्योंकि बातें पता होती नहीं है और आप शादी करा देते हो। उम्र का भी देखा जाए, उम्र भी चलो हो गई है, लेकिन नॉलेज ही नहीं है, तो आपके शरीर तो उनको फिजिकली फेस करना पड़ जाता है। कभी कुछ दिक्कत आ रही है उनके शरीर में, कभी कुछ दिक्कत आ रही है, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं थी। और अगर यहाँ पे बात करूँ मेंटली स्ट्रांग होने की, तो मेंटली अगर मैं बात करूँ, आप पता है क्या, जब आप एक फैमिली से दूसरी फैमिली में शादी होके जाते हो ना, तो दूसरी फैमिली में बहुत वैरायटी के लोग मिलते हैं। जो आपकी फैमिली में लोग हैं ना, वो वैसे नहीं होते, उनसे अलग होते हैं। सबकी पसंद नापसंद अलग होती है। आप जाते हो, सब आपको जज करते हैं सबसे पहली चीज़, और सब आपसे बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। सब ऐसे सोचते हैं कितना रिस्पॉन्सिबल पर्सन आ गया, अपने सारे घर की जिम्मेदारी उठा लेगा। और सब ये भूल जाते हैं सिर्फ एक शादी की रात का ही तो फ़र्क था, उससे पहले उस लड़की ने क्या देखा है। मतलब सच में इस चीज़ को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रख ली जाती हैं। अब उन एक्सपेक्टेशंस पे बहुत सी खरी उतर भी पाती हैं, बहुत सी नहीं उतर पाती, बहुत सी उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाती। एकदम से उन्हें लगता है कि क्या हो गया, एक ही पल में इतनी ज़िंदगी चेंज हो गई। शादी को बहुत से लोग सोचते हैं इतनी अच्छी होती, ये होती, लेकिन सच में बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस तो ऐसा हो जाता है कि अपने आप को साबित ही करती रहती हैं हमेशा। तो ऐसे में कुछ फीमेल्स को मेंटली टॉर्चर भी मतलब उनको फेस करना पड़ जाता है। तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि आप उम्र ना देखें, 18 की हो गई, 20 की हो गई, 22 की हो गई, जब तक आप अपनी लड़की से कंफर्म ना कर ले कि आप तैयार हैं शादी के लिए,
फिजिकली और मेंटली दोनों तरफ से, तो तब तक आपको अपने बच्चे की शादी नहीं करनी चाहिए, वरना उसको बहुत सफ़र करना पड़ता है। और फ्रेंड्स, आपके क्वेश्चंस की लिस्ट तो बहुत ज़्यादा लंबी है सीरियसली, तो मैं सोच रही हूँ कि ये वाला Q&A वीडियो यहीं स्टॉप कर देती हूँ, ठीक है। और दूसरा Q&A वीडियो फिर हम इसका आएगा, इसके नेक्स्ट ही मैं डाल दूँगी, ठीक है। इससे पहले कोई और खुंदस ख्याल ले आए कि आपने इसका आंसर नहीं दिया, इसका आंसर नहीं दिया। मैं आपको बता दूँ, मैं एक मैच्योर पर्सन हूँ। मेरी जो आम वीडियोज़ होती हैं उन्हीं पे आप क्वेश्चंस लिखते रहते हो कुछ, और जब मैं स्पेशली पोस्ट डाल रही हूँ तो मुझे पहले से पता होगा कि आपके कौन से क्वेश्चंस तो ज़रूर आने हैं। तो मैं, अगर मुझे आंसर नहीं देने होते तो मैं पोस्ट ही क्यों डालूंगी, और अगर मैंने पोस्ट डाला है तो आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर मैं करूंगी, ठीक है। तो ऐसा ना समझे, देखा इसने उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, आप इस चीज़ से बेफिक्र रहिए, ठीक है। और बस इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं, तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगी, कुछ क्वेश्चंस हेल्थ से रिलेटेड आए थे, तो यार वो अपने एक अलग से टॉपिक हो जाते हैं, इसमें मैं 1-2 वर्ड में ऐसे आंसर नहीं कर पाऊँगी, या फिर हेल्थ क्वेश्चंस का मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। ये वाला पोस्ट मैंने व्लॉग चैनल पर डाला था ना, तो थोड़ा सा मैंने अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर ही डाला था कि उससे आप रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपके हेल्थ के जो क्वेश्चन है ना, मैं वो किसी और वीडियो में कवर कर दूँगी, ठीक है। तो आप परेशान मत होइएगा कि हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, ठीक है। तो बस हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।